हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है वेजेस और टॉपिक का नाम भी है वेजेस। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। वेजेस क्या होता है? प्राइजेस या प्राइस पेड फॉर द यूज फॉर लेबर इज कॉल्ड वेजेस। अगर आप लेबर को इस्तेमाल करने के लिए जो प्राइस पे करते हैं, जो कीमत अदा करते हैं, उसे हम वेजेस कहते हैं। ठीक है। Labor refers to all those mental and physical activities which are undertaken to earn income. दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि जो लेबर होती है वो सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं, चाहे आप फिजिकल लेबर कर रहे हो कहीं या मेंटल लेबर दे रहे हो, मतलब दिमागी काम कर रहे हो या फिर अपना जोर का काम कर रहे हो। ठीक है। कुछ ना कुछ आप कमाने के लिए या तो दिमाग से काम कर रहे हो या फिजिकल लेबर मतलब हाथ से या जोर का काम कर रहे हो। इनकम कमाने के लिए उसे लेबर कहा जाता है। ठीक है। If a laborer is paid wages for his or her services on the basis of the time period, अगर उसे टाइम के हिसाब से जो है तनख्वाह दी जाती है, then it is called time wage। अगर उसे टाइम के हिसाब से कि एक दिन, पर डे, पर वीक, पर मंथ, पर एनम, मतलब अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम दी जाती है तो उसे टाइम वेज कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड, इफ वेजेस आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, अगर उसे टाइम के हिसाब से नहीं दी जाती, अगर आप उसे कहते हैं कि यूनिट के हिसाब से दी जाएगी, जितने यूनिट बनाएगा उतनी तनख्वाह, उसी के हिसाब से तनख्वाह दी जाएगी, पर यूनिट दी जाती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, जिसमें टाइम का कोई लेना देना नहीं है, देन इट इज कॉल्ड पीस वेज। तो ज्यादातर जो ठेके पे काम करवाते हैं वो पीस वेज देते हैं कि भाई ठेके पे इतने यूनिट्स बनवाने हैं, बताओ कितने के बनाओगे। ठीक है। टाइम चाहे जितना मर्जी लगे। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम वेज, विद रिस्पेक्ट टू यूनिट्स या क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, पीस वेज। तो बेसिकली वेज होता क्या है? जब भी हम लेबर को उसके दिमागी तरीके से, दिमाग को इस्तेमाल करके काम कराने की या फिजिकली जोर से काम करवाने की जो है कीमत अदा करते हैं, प्राइस पे करते हैं, उसे वेज कहा जाता है। तो इसकी कुछ डेफिनेशंस भी हैं जो मैंने लिखी हुई हैं, ये आप कॉपी कर सकते हो यहाँ से। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बेनहेम, ये मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है। ठीक है। मैं इसके स्पेलिंग सही कर लेता हूँ। BENHAM होते हैं इसके स्पेलिंग। ठीक है। BENHAM, स्पीड स्पीड में कभी कभी हो जाता है, तो क्योंकि अपनी गलती मानने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बेनहेम, अ वेज मे बी डिफाइंड एज अ सम ऑफ मनी पेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट बाय एन एम्प्लॉयर टू अ वर्कर फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। अगर कोई भी वर्कर एम्प्लॉयर को, अपने मालिक को, अपने सुपीरियर के अंडर कोई कॉन्ट्रैक्ट है और वो कोई काम करता है, तो जो भी उसको कीमत अदा की जाती है इन टर्म्स ऑफ मनी, उसे वेजेस कहा जाता है। ठीक है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मैकोनल, वेज वेजेस और वेज रेट आर प्राइजेस पेड फॉर द यूज ऑफ लेबर, कि लेबर को इस्तेमाल करने के लिए जो भी कीमत अदा की जाती है उसे हम वेजेस कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है वेजेस एंड टॉपिक का नाम है नॉमिनल वेजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉमिनल वेजेस क्या होता है? शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। Nominal wages refers to those wages which are paid to the workers in terms of money। जब भी आप कहीं काम करते हैं और आपको जो भी मनी की टर्म्स में तनख्वाह मिलती है, उसे नॉमिनल वेजेस कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मनी वेजेस। तो नॉमिनल वेजेस और मनी वेजेस एक ही बात होती है। दस, नॉमिनल वेजेस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी विच अ लेबरर गेट्स पर डे और पर वीक एटसेट्रा। तो नॉमिनल वेजेस वो वेजेस हैं जो पैसे जो लेबरर को दिए जाते हैं काम करने के लिए, चाहे पर डे है, चाहे पर वीक है, या पर ईयर, पर मंथ, जो भी है, एज पर द एग्रीमेंट ऑफ द वर्क। जो भी उसके साथ वर्क का एग्रीमेंट हुआ है लेबरर के साथ, उसको जो भी तनख्वाह दी जाएगी इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे की टर्म्स में, उसको नॉमिनल वेजेस कहा जाएगा। एक डेफिनेशन भी मैंने लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू व्हाइट हेड, मनी वेजेस रेफर्स टू द एक्चुअल मनी अर्नड बाय द वर्कर। तो वर्कर ने काम करके जो एक्चुअली पैसा कमाया है, जैसे उसकी तनख्वाह 10,000, 20,000, 50,000, जो भी हजार उसको देती है, जो भी मतलब तनख्वाह उसकी जो ऑफिस से मिलती है या जिसके अंडर काम करता है उससे मिलते हैं जो पैसे, उसको हम मनी वेज कहते हैं या नॉमिनल वेज कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है वेजेस एंड टॉपिक का नाम है रियल वेजेस। रियल वेजेस डिस्कस करेंगे क्या होती हैं। इसको डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। रियल वेजेस refer to the quantities of goods and services which a laborer gets in returns of his money wages। सिंपल वर्ड्स में, जो भी एक इंसान कमाई करता है, उस कमाई से कितने गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकता है,
उसे रियल वेजेस कहा जाता है। बेसिकली रियल वेजेस को परचेजिंग पावर भी कहा जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरी तनख्वाह है 10,000। 10,000 में से 8,000 मैं खर्चे खुर्चे के लिए निकाल लेता हूँ और 2,000 मैंने सेविंग के लिए रखे हैं। तो ये जो 8,000 है ना, ये मेरी रियल वेजेस है। समझ गए बात? तो रियल वेजेस होता है कि मैं अपनी तनख्वाह में से कितना पैसा खर्चे खुर्चे के लिए निकालता हूँ। परचेजिंग पावर को रियल वेजेस कहा जाता है। In other words, we can say that purchasing power of nominal wages is called real wages. जो भी nominal wages या money wages से जो परचेज कर सकते हैं हम goods and services, उसको हम real wages कहते हैं। अब एक डेफिनेशन भी डिस्कस करता हूँ। According to McConnell, real wages are the quantities of goods and services which one can obtain with his money wages. तो मैकोनल का भी यही कहना था कि आप अपनी मनी वेजेस से जो आप तनख्वाह कमाते हो इन टर्म्स ऑफ मनी, उससे कितने गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हो, उसे रियल वेजेस कहा जाता है। रियल वेजेस आर द परचेजिंग पावर ऑफ मनी वेजेस, कि मनी वेजेस से आप कितना परचेज कर सकते हो, कितने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हो, उसे रियल वेज कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है वेजेस एंड टॉपिक का नाम है फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द रियल वेजेस, या फिर फैक्टर इफेक्टिंग रियल वेजेस, या फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रियल वेजेस। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी रियल वेजेस को या परचेजिंग पावर को असर डालते हैं, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। रियल वेजेस ऑफ अ लेबरर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रियल वेजेस को असर डालते हैं? नंबर वन, मनी वेजेस। खुद सोचो, पॉजिटिव रिलेशन है। जितने ज्यादा आपकी मनी वेजेस, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी आपको तनख्वाह मिलेगी, उतनी ही ज्यादा आपकी परचेसिंग पावर होगी। तो सिंपल वर्ड्स में, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट या अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम, इफ मनी वेजेस आर मोर, रियल वेजेस विल ऑल्सो बी मोर एंड वाइस वर्सा। अगर मेरी तनख्वाह 10,000 है तो मैं 10,000 के गुड्स खरीद सकता हूँ एंड सर्विसेज भी। अगर 20,000 हो गई तो मैं 20,000 के गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकता हूँ। समझ की बात? देयर इज दस अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मनी वेजेस एंड रियल वेजेस। तो मनी वेजेस और रियल वेजेस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितनी मनी वेजेस मेरी ज्यादा होंगी, उतनी ही मेरी परचेसिंग पावर या रियल वेजेस ज्यादा होंगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्राइस लेवल। बहुत आसान है। अगर कभी भी मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो मैं उन प्राइसेस बढ़े हुए से कम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद पाऊंगा। मान लो मेरी तनख्वाह है 10,000, मैं पहले जो भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता हूँ, अगर मार्केट में प्राइसेस बढ़ गए तो अब उन्हीं 10,000 में कम गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे ना, तो मेरी परचेसिंग पावर या जो रियल वेजेस है वो तो गिर गई। तो यहाँ नेगेटिव रिलेशनशिप बन जाता है। तो सिंपल इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? रियल वेजेस आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्राइस लेवल। कैसे? इफ प्राइजेस आर राइजिंग, अगर प्राइजेस बढ़ जाते हैं, रियल वेजेस विल फॉल एंड वाइस वर्सा। जब भी प्राइजेस बढ़ेंगे तो उन बढ़े हुए प्राइजेस से हम कम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद पाएंगे विद गिवन इनकम, तो हमारी परचेजिंग पावर गिर जाएगी। इन अदर वर्ड्स, इफ मनी वेजेस रिमेन्स कांस्टेंट, अगर हमारी तनख्वाह कांस्टेंट है, पिछले महीने भी 10,000 थी, फॉर एग्जांपल इस महीने भी 10,000 है, there will be an inverse relationship between price level and real wages। अगर आपकी तनख्वाह सेम है, आजकल हो क्या रहा है, तनख्वाह बंदे की बढ़ नहीं रही है, प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं, तो परचेजिंग पावर कम होती जा रही है ना, जो सेविंग्स हैं वो भी खत्म होती जा रही है। समझ गए बात? तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम। थर्ड पॉइंट आ जाता है सप्लीमेंट्री इनकम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रियल वेजेस को असर डालता है। रियल वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉय विल बी मोर इफ in addition to his or her fixed income, fixed money wages, he gets supplementary income like bonus, fee accommodation, free midday meals, uniform, medical facilities, free education to his children, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एक्सेट्रा। अगर आपकी सप्लीमेंट्री इनकम बढ़ जाती है या सप्लीमेंट्री इनकम आपको मिलना शुरू हो जाती है, तो भी आपकी रियल वेजेस बढ़ जाएंगी। फॉर एग्जांपल, मैं किसी ऑफिस में काम करता हूँ और मेरे को 20,000 तनख्वाह मिलती है, मगर मेरी सप्लीमेंट्री इनकम बढ़ गई, मतलब कि मुझे एड ऑन बेनिफिट्स काफ़ी मिलने शुरू हो गए। लाइक मेरे को मेडिकल एक्सपेंसेस मिलने शुरू हो गए, बच्चों की फीस मिलनी शुरू हो गई, और मिड डे मील मिलना शुरू हो गया, या मेडिकल फैसिलिटीज फ्री में देनी उन्होंने शुरू कर दी, तो मेरा पैसा इन सारी फैसिलिटीज पे बच जाएगा। तो मेरी जो तनख्वाह है वो इन हैंड में बच जाएगी ना काफी ज्यादा। तो जब ज्यादा तनख्वाह बचेगी तो मैं ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकता हूँ। इस वजह से जब जब मुझे एड ऑन इनकम लग जाती है या सप्लीमेंट्री इनकम लग जाती है, वैसे वैसे मेरी परचेजिंग पावर या रियल वेजेस बढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रियल वेजेस ऑफ अ लेबरर also depends on the nature of employment। कैसे? It means whether the laborer has a regular employment or casual
एम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है या कैजुअल एम्प्लॉयमेंट है, इससे परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा असरदार होती है। कैसे? रियल वेजेस विल बी मोर इफ ही हैज अ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट एंड लेस इफ एम्प्लॉयमेंट इज कैजुअल। अब जिनकी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनको तो तनख्वाह मिलनी है, तो उनकी परचेजिंग पावर ज्यादा होती है, उनको हर महीने तनख्वाह आनी है। मगर जो प्राइवेट काम कर रहे हैं, कैजुअल वर्कर हैं, दिहाड़ीदार हैं, उनको कभी तनख्वाह मिलनी है, कभी नहीं मिलनी। तो उससे क्या होता है, उनकी जो परचेजिंग पावर होती है वो कम होती है, क्योंकि उनकी फिक्स्ड इनकम नहीं है। इसलिए तो पेरेंट्स सबके कहते हैं सरकारी नौकरी करो, सरकारी नौकरी, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है आवर्स ऑफ वर्क। कितने घंटे काम करते हो आप? अगर आप कम घंटे काम करके ज्यादा कमाई कर लेते हो, और जो बाकी बचे हुए घंटे हैं उनमें और काम कर सकते हो, तो आपकी परचेजिंग पावर तो ऑब्वियसली बढ़ जाएगी ना। तो इसको किस तरीके से लिखा है मैं बताता हूँ। इफ अ लेबरर गेट्स द सेम अमाउंट ऑफ मनी वेजेस एज द अदर लेबरर by working for less number of hours then the later, then his real wages will be more. अगर मैं मेरा फ्रेंड है, वो भी 10 घंटे काम करके 10,000 कमा रहा है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और मैं भी 10 घंटे करके 10,000 कमा रहा हूँ, मगर अब मुझे कोई ऐसी जॉब मिल गई जिसमें मैं 5 घंटे में ही 10,000 कमाने लग गया, तो वो जो बचे हुए 5 घंटे मैं उनको कहीं और इस्तेमाल करके और ज्यादा कमाई कर सकता हूँ, जिससे मेरी परचेजिंग पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। इट इज सो बिकॉज in the saved hours of work, he can do some other work and this add to his total money wages. तो जो hours उसने बचा लिए उसमें वो कोई और काम कर लेगा, उससे उसकी तनख्वाह और ज्यादा बढ़ जाएगी। This will enable him to buy more goods and services, जिससे उसकी परचेजिंग पावर या रियल वेजेस बढ़ जाएंगे। रियल वेजेस परचेजिंग पावर एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वर्किंग कंडीशंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रियल वेजेस आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्किंग कंडीशंस अंडर विच अ लेबरर वर्क्स। किस वर्किंग कंडीशन में लेबरर काम करता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसकी परचेजिंग पावर कैसे होगी। बहुत इंटरेस्टिंग है। रियल वेजेस ऑफ अ लेबरर वर्किंग इन अ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरमेंट विल बी मोर देन वन हु वर्क्स इन डर्टी एंड अनहेल्दी सराउंडिंग्स इवन व्हेन द मनी वेजेस ऑफ बोथ आर सेम। मान लो दो बंदे हैं, मैं और मेरा फ्रेंड। जो मेरा फ्रेंड है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा जो फ्रेंड है वो अच्छी जगह पे काम करता है, क्लीन एंड मतलब नीट एंड क्लीन जगह है, हेल्दी एनवायरनमेंट में काम करता है। उसकी भी तनख्वाह 50,000 है, मगर मैं ऐसी जगह पे काम करता हूँ जहाँ पे नीट एंड हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है, मेरी भी तनख्वाह 50,000 है, मगर मेरे बीमार होने के चांस ज्यादा है और मेरा ज्यादातर पैसा बीमारी के ऊपर ही खर्च हो जाएगा। तो मैं तो कम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद पाऊंगा ना बची हुई इनकम से, और वो बीमार पड़ेगा ही नहीं, तो उसकी परचेजिंग पावर ज्यादा रहेगी। समझ गए बात? It is so because the former will remain physically fit and will not need not spend any amount on medicines etc. उसको तो इलाज चाहिए नहीं, उसका तो पैसा बच जाएगा। He will be able to spend more on the necessaries and comforts and thus keep himself healthy and efficient. तो उसकी परचेजिंग पावर ज्यादा रहेगी और वो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर सकेगा, जिससे वो और ज्यादा एफिशिएंट रहेगा। समझ गई बात? और मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि मैं तो अनहेल्दी कंडीशंस में काम कर रहा हूँ, डर्टी कंडीशन में, मेरे को बीमारियां लगने के ज्यादा चांसेस हैं। समझ गए बात? नेक्स्ट आ जाता है ट्रेड एक्सपेंसेस। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इफ अ वर्कर इज बाउंड टू स्पेंड अ पार्ट ऑफ हिज मनी वेजेस ऑन ट्रेड एक्सपेंसेस, हिज रियल वेजेस फॉल। अगर मैं कोई भी काम करता हूँ और वो मेरे काम करने के ऊपर ही मेरा खर्चा हो जाता है, तो मैं बचाता क्या होऊंगा? ठीक है ना। एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत मशहूर एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, अ कॉलेज लेक्चरर and a bank accountant may be getting same money wages. मान लो एक कॉलेज लेक्चरर है और एक बैंक अकाउंटेंट है, दोनों की तनख्वाह सेम है, बट अ कॉलेज लेक्चरर इज सपोज टू स्पेंड ऑन ऑन बुक्स of his or her subject while a bank accountant need not incur any such expenditure. जो प्रोफेसर है, कहीं लेक्चरर लगा हुआ है, मान लो उसकी तनख्वाह और बैंक अकाउंटेंट की तनख्वाह सेम है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। और जो कॉलेज लेक्चरर है उसको पढ़ाने के लिए बुक्स खरीदनी पड़ती हैं, कोई लेटेस्ट बात कह दी किसी प्राइम मिनिस्टर ने, उसके चक्कर में भी कोई लेटेस्ट मैगजीन्स वगैरह खरीदने पड़ेंगे, तो उसमें क्या है, उसका खर्चा क्या है, उसका खर्चा ज्यादा है। मगर जो बैंक अकाउंटेंट है उसका उस टाइप का कोई खर्चा है ही नहीं, तो फिर जब खर्चा ही नहीं हुआ उसका, तो उसके तो पैसे बच गए ना, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। दस द रियल वेजेस ऑफ द कॉलेज लेक्चरर विल बी लेस देन दैट ऑफ अकाउंटेंट। अब कई बच्चे इसमें कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि भाई टीचर्स को तो फ्री में बुक्स मिल जाती हैं, पब्लिशर फ्री में दे जाते हैं, मगर वो बहुत कम बुक्स होती हैं जो फ्री में मिलती हैं, जो हाई क्वालिटी बुक्स होती हैं वो खरीदनी ही पड़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पीरियड एंड कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, professors, lawyers, etc. have to spend a lot of time and money on their education and training.
तो जितने भी प्रोफेशनल बंदे हैं, ये सारे डॉक्टर, टीचर, लॉयर, प्रोफेसर्स वगैरह, इनको अपनी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। दीज़ एक्सपेंसेस मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम देयर मनी वेजेस टू फर्दर रिड्यूस देयर रियल इनकम। फॉर एग्जाम्पल, कोई डॉक्टर है, उसको एमबीबीएस कर ली, उसके बाद एमडी फर्दर पढ़ने के लिए और ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, तो उसकी परचेजिंग पावर कम होती रहेगी ना। कोई लॉयर है, उसको हाई डिग्री जो मास्टरी करनी है लॉ में, या डॉक्टरेट करनी है लॉ में, और ज़्यादा स्किल्स अटेन करने के लिए उसको और ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो अगर कोई भी इंसान अपनी ट्रेनिंग पे खर्च कर देता है, तो उसकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है फिलहाल के लिए, मगर जब वो कल को कमाएगा उस ट्रेनिंग का फायदा उठा के, फिर तो बढ़ेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिपेंडेंट्स। मान लो एक फैमिली है, ठीक है, जो फादर हैं वो कमाते हैं। जब वो फादर कमाते हैं तो उनकी एक लिमिटेड परचेजिंग पावर है, मगर अगर जो उनके बच्चे हैं वो भी कमाने लग गए, तो परचेजिंग पावर तो बढ़ जाएगी ना। वार्ड्स एंड डिपेंडेंट्स ऑफ दोज सर्विंग इन आर्मी, इसमें अलग एग्जांपल दिया हुआ है। रेलवेज, बैंक्स एटसेट्रा गेट्स प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन दीज डिपार्टमेंट्स। जो भी बच्चे हैं या डिपेंडेंट्स हैं, किनके? वो बंदों के जो आर्मी में काम करते हैं, ठीक है, वो लोगों के जो आर्मी में काम करते हैं या रेलवे में काम करते हैं या कोई ऐसे डिपार्टमेंट में काम करते हैं जहाँ पे उनके बच्चों को प्रेफरेंस दी जाती है जॉब्स की। मेरे को याद है, चंडीगढ़ में ट्रिब्यून जो अखबार है वो छपती है, और मेरे कई फ्रेंड्स हैं, वो अपने फादर की जगह कोई ना कोई जो है ट्रिब्यून में उनकी सेटिंग हो गई थी, अब पता नहीं होती है कि नहीं होती। तो जिन जहाँ पे उनके फादर्स काम करते थे, वहीं पे उनकी जॉब क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको भी नौकरी मिल जाती थी पहले, अब नहीं पता क्या होता था। तो इस टाइप के अगर देखें तो बच्चों की तो जॉब सिक्योरिटी होगी ना, दस दे एंजॉय ग्रेटर इकोनॉमिक सिक्योरिटी, उनको तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी ज्यादा है। दे विल दस एबल टू गेट मोर गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर रियल वेजेस विल आल्सो बी मोर। तो जब पता है कि हमारे बच्चों को नौकरियां मिल ही जानी है, और अगर मिल भी जाती हैं, तो अगर ऐसी सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, तो फिर तो परचेजिंग पावर ज्यादा ही होगी। नेक्स्ट, प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर प्रमोशन। अगर आपको लगता है फ्यूचर में आपकी प्रमोशन ज्यादा हो सकती है और काफी तरक्की कर सकते हो आप अपने करियर में, तो आपकी जो है परचेजिंग पावर हाई ही होगी। मनी वेजेस मे बी लो इनिशियली in a particular job, but the prospect of future promotion may be bright. Such jobs have more real wages. तो अगर अभी आपकी फिलहाल के लिए जो तनख्वाह है वो कम है, मगर आपको पता है कि जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं प्रमोशन के वो बहुत ज्यादा है, तो आज से ही आप खर्चा करना शुरू कर दोगे, तो परचेजिंग पावर हाई चली जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है सोशल स्टेटस। आपको पता ही है लोग स्टेटस के ऊपर कितना पैसा खर्च कर देते हैं। Money wages of a head clerk in a government office and a sub inspector of police may be equal. अगर कोई हेड क्लर्क है या पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, मे बी उसकी सेम तनख्वाह हो, बट द सोशल स्टेटस ऑफ सब इंस्पेक्टर इज हाई देन दैट ऑफ द हेड क्लर्क। सोशल स्टेटस किसका हाई होगा? सब इंस्पेक्टर का। समझ गए बात? हेंस रियल वेजेस ऑफ सब इंस्पेक्टर विल बी मोर। तो स्टेटस के हिसाब से भी जो है रियल वेजेस हैं असरदार होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है वेजेस एंड टॉपिक का नाम है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल सी थ्योरी है बहुत, मगर जिस हिसाब से पेपर में लिखनी है मैंने उसी हिसाब से लिखी हुई है। Marginal productivity theory is an old and important theory of wage determination. ये एक पुरानी थ्योरी है और काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है वेज डिटर्मिनेशन की। इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिन्ड बाय जर्मन इकोनॉमिस्ट वॉन थ्यूनन इन 1833 इन हिज बुक द आइसोलेटेड स्टेट। ये 1833 में जर्मन इकोनॉमिस्ट जो वॉन थ्यूनन हुए हैं, उन्होंने डेवलप की थी, और उनकी बुक का नाम था द आइसोलेटेड स्टेट। लेटर ऑन इट वाज फर्दर डेवलप्ड बाय इकोनॉमिस्ट्स लाइक विक्सिड, वॉलरस एंड जेबी क्लार्क। उस टाइम के बाद कई इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इसको और ज्यादा डेवलप कर दिया। अब ये थ्योरी कहती क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अंडर परफेक्ट कंपटीशन and in long run a laborer gets wages equal to its marginal and average productivity. तो ये पूरी की पूरी थ्योरी यही कहती है कि जो तनख्वाह मिलती है, मतलब वेजेस मिलती हैं, वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और एवरेज प्रोडक्टिविटी के बराबर मिलती हैं। समझ के बात? एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बराबर होती है परफेक्ट कंपटीशन में। तो सिंपल वर्ड्स में अगर किसी को समझाना हो तो ये पूरी की पूरी थ्योरी मतलब ओवरऑल क्या कहती है कि तनख्वाह उतनी दो जितनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। समझ के बात?
अब इसको आगे डिस्कस करेंगे। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू बाय एम्प्लॉइंग वन मोर यूनिट ऑफ लेबर। एक यूनिट ऑफ लेबर को और लगाएं तो वो रेवेन्यू में कितना इंक्रीज करके देता है हमें, वो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मानी जाती है। ठीक है, अब कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको लिखनी चाहिए अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो। अकॉर्डिंग टू S.E. थॉमस, as a result of competition between employers for labor and between workers for employment, a wage rate is determined that is equal to the marginal productivity of labor force the employers as a whole are willing to employ. Simple words में उन्होंने कहा कि कंपटीशन है किसके बीच में, एम्प्लॉयर्स के बीच में, कि लेबर को लेके, और बिटवीन वर्कर्स, लेबरर्स को लेके कि भाई कौन अच्छा लेबर हायर करता है, ठीक है, और दूसरा वर्कर्स को लेके कि वर्कर को कहाँ अच्छी जॉब मिलती है। तो इक्विलिब्रियम वेज रेट वहीं पे डिटरमिन किया जाएगा जहां पे जो तनख्वाह है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर होगी। समझ के बाद, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ब्लॉग, the marginal productivity theory contends that in equilibrium each laborer will be rewarded in accordance with its marginal productivity। तो वो भी यही कहते हैं कि भाई जब भी इक्विलिब्रियम आएगा तो हर एक लेबरर को उतनी तनख्वाह मिलेगी जितनी उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। अब इस थ्योरी की कुछ assumptions हैं जो कि हमें पेपर में भी इसी तरीके से लिखनी है। तो आप लिखोगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग assumptions। नंबर 1, परफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्ट मार्केट एंड फैक्टर मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट में भी परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए और फैक्टर मार्केट में भी जो है परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए। प्रोडक्ट मार्केट, फैक्टर मार्केट क्या है, इस पे मैं अलग से वीडियो बनी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। वैसे इस लेवल का जब आप मॉडल पढ़ रहे हो तो आपको पता ही होगा प्रोडक्ट मार्केट एंड फैक्टर मार्केट क्या है, क्योंकि यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो फिर थ्योरी बहुत लंबी हो जाएगी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो जैसे जैसे ज्यादा लेबर लगाएंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स आएंगे। ये आपने पढ़ा है ना प्रोडक्शन का चैप्टर, कि जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ लेबर बढ़ाते हैं टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। ठीक है ना। सेकंड, थर्ड पॉइंट आ जाता है, all laborers are homogeneous and so perfect substitutes of one another। जितने भी लेबरर्स हैं वो होमोजीनियस हैं और सारे के सारे एक दूसरे के सब्सिट्यूट्स हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होगी इकोनॉमी में, फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट, इट अप्लाइज इन द लॉन्ग रन, ये लॉन्ग रन की थ्योरी है। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, जो भी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट रहेगी। ईच यूनिट ऑफ लेबर इज परफेक्टली मोबाइल। परफेक्टली मोबाइल का मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ इट वेज रेट विल रिमेन द सेम, क्योंकि जो लेबर है वो परफेक्टली मोबाइल है, वो एक जगह से दूसरी जगह भी काम कर सकता है या फिर एक इंडस्ट्री को छोड़ के किसी और इंडस्ट्री में भी काम कर सकता है। इसलिए जो लेबर की जो तनख्वाहें हैं वो यूनिफॉर्म टाइप है। समझ के बात। तो इन assumptions को दिमाग में रखते हुए हम थ्योरी को शुरू करते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस, इसकी हेडिंग बनाओगे। उसके बाद आप फर्दर एक और सब हेडिंग बनाओगे, एनालिसिस ऑफ द थ्योरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इस थ्योरी को कैसे आगे लेके चलेंगे। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस इज बेस्ड ऑन द assumption ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, जो कि हम पहले कह चुके हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे बेस्ड है थ्योरी। ऑन दिस assumption सप्लाई ऑफ लेबर इज कंसिडर्ड टू बी फिक्स्ड। इस assumption को लेके, क्योंकि ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है और सप्लाई ऑफ लेबर नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए लेबर सप्लाई फिक्स्ड है। एज एज सच वेज रेट विल बी डिटरमिन्ड बाय डिमांड फॉर लेबर। जो वेज रेट है, सप्लाई तो मान लो फिक्स ही होगी, जो भी डिमांड है वही जो है उसको डिटरमिन करेगी। बाद में क्रिटिसाइज भी करेंगे कि भाई सप्लाई को तो कांस्टेंट ही मान लिया। तो अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज, डिमांड और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व्स कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ डिमांड कर्व ऑफ फर्म्स ऑपरेटिंग इन द इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री में जितनी फर्म्स आ जाती हैं, आपको पता है ना फर्म और इंडस्ट्री का मतलब, इंडस्ट्री जैसे फोन इंडस्ट्री, तो फर्म क्या हुई, एम आई, शाओमी, शाओमी एम आई तो एक ही है, सैमसंग, एप्पल, ये तो फर्म्स हुई ना। पूरी की पूरी मोबाइल इंडस्ट्री जिसमें सारे के सारे फर्म्स आ जाती हैं। तो इसमें बताया है कि अगर डिमांड और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व्स ड्रॉ करनी है तो हम विद द हेल्प ऑफ कर्व्स ऑफ फर्म्स ऑपरेटिंग इन द इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री में फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं उसको ऐड करके मतलब सम करके उसका इंडस्ट्री की डिमांड कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। इट कैन बी डन बाय लेटरल समेशन ऑफ द डिमांड कर्व्स ऑफ ऑल द फर्म्स। मतलब सारी डिमांड कर्व्स जैसे हम करते नहीं थे माइक्रो में, छोटे लेवल पे, कि दो इंडिविजुअल डिमांड को ऐड किया तो वो मार्केट डिमांड बढ़ गई, उस टाइप है ये। ठीक है। सिंस under perfect competition the number of firms in the long run is not constant, so the lateral summation of their marginal productivity curves is not possible। हम ये भी कह सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ फर्म्स कांस्टेंट अगर नहीं रहती तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फर्म, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व्स हैं उनको जो समेशन करना उनका पॉसिबल नहीं हो पाएगा। Nonetheless, it can be said that the demand curves of the industry will correspond
टू द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म। हम ये भी कह सकते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व्स जो है अलग अलग इंडस्ट्रीज की, उनका समीशन नहीं निकाला जा सकता, मगर इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स को इकट्ठा करके मार्केट डिमांड या इंडस्ट्री की डिमांड कर्व निकाली जा सकती है। इन अदर वर्ड्स, इट विल बी स्लोपिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से राइट पे डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी डिमांड कर्व, ठीक है। अब अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्जिनल वेज एंड एवरेज वेज आर इक्वल, तो MW हो गया मार्जिनल वेज एंड एवरेज वेज हो गया AW। हेंस इन लॉन्ग रन एन इंडस्ट्री विल गिव मार्जिनल और एवरेज वेज टू द लेबर इक्वल टू देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो सिंपल वर्ड्स में मार्जिनल वेज या एवरेज वेज उतनी देगी जितनी उनकी प्रोडक्टिविटी है। तो मैंने सिंपल सा डायग्राम बनाया, ये सप्लाई ऑफ लेबर कब होगी, ये डिमांड फॉर लेबर कब होगी। जैसे हमने एज्यूम किया था सप्लाई ऑफ लेबर तो कांस्टेंट रहेगी, तो जहां पे ये डिमांड और सप्लाई कट करती है, सप्लाई तो इन्होंने कांस्टेंट रख ली है। अब परफेक्ट कंपटीशन में ये एवरेज वेज है, समझ के बात, ये क्या है, एवरेज वेज, ठीक है। तो ये एवरेज वेज जो है ये कहां से डिटरमिन हुई, ये जो सप्लाई कर्व है और डिमांड कर्व है जो आपस में कट कर रही हैं, ये यहीं पे कट करेंगी जहां पे एवरेज वेज और मार्जिनल वेज बराबर हैं। तो ये बहुत सिंपल है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप लिख सकते हैं। जैसे DL रिप्रेजेंट्स द इंडस्ट्रीज डिमांड फॉर लेबर और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व, जो डिमांड फॉर लेबर है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व है वो एक ही मानी है, ठीक है। जिन्होंने थ्योरी दी है उसी की बात बता रहा हूँ, अपने मन से नहीं मैं बता रहा, ठीक है। और जिस हिसाब से मैंने डायग्राम बनाया है उसी के साइड पे आपने ऐसे एक्सप्लेनेशन लिखनी है, पेपर का भी एक करने का तरीका रहता है। इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये तो पता ही है कि लेफ्ट से राइट पे जा रही है, ये समझ की बात। सप्लाई ऑफ लेबर मतलब SL इज द सप्लाई कर्व फॉर लेबर which is parallel to y-axis. It means that the supply of labor remains fixed under the condition of full employment. जब भी full employment होती है लेबर की सप्लाई तो फिक्स रहती है, चेंज थोड़ा ना हो पाएगी। Demand and supply of labor intersect each other at point E, which is the point of equilibrium, and OW is the equilibrium wage rate. तो सिंपल, ये वेज रेट होगी, ये सप्लाई होगी, ये डिमांड होगी, जहां आपस में ये सप्लाई डिमांड कट करती हैं वो इक्विलिब्रियम है। समझ के बात, ये तो था इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। अब आ जाता है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, एनालिसिस ऑफ द थ्योरी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द फर्म। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है तरीका। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अ फर्म इज ओनली टू डिसाइड एज टू हाउ मेनी लेबरर्स इट शुड एम्प्लॉय एट अ वेज रेट डिटरमिन्ड बाय द इंडस्ट्री। तो ये जो थ्योरी है ये कहती है कि इंडस्ट्री ने जो भी वेज रेट डिटरमिन किया है ऊपर, ये वाला वेज रेट, इस वेज रेट पे फर्म को डिसाइड करना है कि उसको कितने लेबरर को रखना है। विद द व्यू ऑफ अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट, अ फर्म विल मेक डिमांड फॉर द लेबरर up to that point where the marginal productivity of labor is equal to the wage rate। तो फर्म उतने ही लेबर रखेगी जहां पे वेजेस और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बराबर आ जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, मतलब जो भी एडिशनल लेबर रखा है वो कितनी रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कमा के दे रहा है, इक्वल टू मार्जिनल वेजेस, एंड एट द पॉइंट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व शुड कट मार्जिनल वेज कर्व फ्रॉम अबव। अब ध्यान से देखना, ये जो कर्व है पैरेलल, ये है एवरेज वेज और मार्जिनल वेज जो कि परफेक्ट कंपटीशन में कांस्टेंट रहती हैं। अब दूसरी बात देखना, ये जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व है ये इसको ऊपर से काट रही है ई पॉइंट से, समझ के बात, तो यही इक्विलिब्रियम का पॉइंट माना जाएगा, समझ के बात। अब एवरेज और मार्जिनल के रिलेशन भी सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है, कि जो एवरेज वाला है ये मार्जिनल वाले को जो है हाईएस्ट पॉइंट से काट रहा है, ये जो एवरेज वाले का हाईएस्ट पॉइंट है इसी से काट रहा है, समझ के बात। तो ये सारे रिलेशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होने चाहिए, समझ के बात। अगर नहीं हुए तो फिर ये डायग्राम आपका काम नहीं आएगा। अंडर द कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, एवरेज वेज जिसको AW लिया है एंड मार्जिनल वेज जिसको MW लिया हुआ है, एज शोन बाय द WW, ये जो WW जो पूरी की पूरी लाइन है ये क्या होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं, दे आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। E इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बिकॉज एट दिस पॉइंट एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, ये जो एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है दे आर इक्वल, एंड एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ये इसको ऊपर से काट रही है, ये दिख रहा है ना, ये इसको ऊपर से काट रही है, ठीक है। एट पॉइंट E, ये वाला जो पॉइंट है, वेयर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, मतलब ये जो ये वाली कर्व है, ये वाली कर्व है और ये दोनों चीजें ये बराबर है ना, तो चारों की चारों चीजों को कह दिया कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इट इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, इट इज इक्वल्स टू एवरेज वेज इज इक्वल टू मार्जिनल वेज। इफ द फर्म एम्प्लॉय लेस देन ON, ये जो ON है ये इक्विलिब्रियम बन गया ना, ON से लेस लेबर लगाता है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। वो उल्टा बोल गया मैं, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और एवरेज वेज या मार्जिनल वेज जो है अगर हम इसमें करते हैं तो ये जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा है और ये वाली जो चीज है, ये वाली जो एवरेज वेज मार्जिनल वेज है वो कम है। दिस विल एनकरेज द फर्म टू एम्प्लॉय मोर वर्कर्स।
क्यों? उससे जो रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है वो उसकी इतनी है और तनख्वाह उसको कम देनी है, ठीक है? मैं फिर से बताता हूँ, रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इतनी है, तनख्वाह इतनी है, तो फिर क्या होगा? इस वे में जो है प्रॉफिटेबल ज़्यादा रहेगा, तो हर एक जो एम्प्लॉयर है वो सोचेगा कि मैं ज़्यादा बंदों से काम कराऊँ क्योंकि उनकी रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। उल्टा चलें, ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ द फर्म एम्प्लॉयज मोर देन ओएन यूनिट्स ऑफ लेबर, अगर इससे ज़्यादा एम्प्लॉय कर लेती है तो क्या होगा? देन द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी विल बी लेस। ये जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व है ये नीचे रहेगी और ये जो वेज वाली कर्व है ये ऊपर चलेगी ना, एडब्ल्यू और एमडब्ल्यू वाली, ठीक है? तो इससे क्या होगा? दस द फर्म विल इनकर लॉसेस, अंडर सच सर्कमस्टांसेस द फर्म विल हैव टू प्रोवाइड लेस एम्प्लॉयमेंट। तो अगर ऐसी सिचुएशन में गए तो इनको पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कम करनी पड़ेगी क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी। इन शॉर्ट कंक्लूजन करते हैं, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द लॉन्ग रन अ फर्म विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट to that number of laborers at which the prevailing wage rate is equal to the marginal revenue productivity and average revenue productivity. Simple words में फर्म वहीं पे इक्विलिब्रियम में होगी जहां पे वो जितनी भी उसकी प्रोडक्टिविटी है लेबर की उसके बराबर उसको तनख्वाह दे। तो पूरी की पूरी थ्योरी यही कहती है कि भाई प्रोडक्टिविटी के हिसाब से तनख्वाह दो। अब क्योंकि पेपर में आएगा लॉन्ग क्वेश्चन तो इसकी क्रिटिसिज्म भी लिखनी है, तो मैंने क्रिटिसिज्म भी उसी हिसाब से लिखी हुई है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाए। तो आप लिखेंगे ऐसे कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन इज क्रिटिसाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ग्राउंड्स। नंबर 1, अनरियलिस्टिक असम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इसने थ्योरी ने अज्यूम किया कि परफेक्ट कंपटीशन है, आप सबको पता है वो तो होता ही नहीं है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी इज बेस्ड ऑन द assumption of perfect competition, but in real life, as pointed by Mrs. John Robinson and Chamberlain, we find imperfect competition, बल्कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या ओलिगोपोली आता है आजकल, तो ज्यादातर ओलिगोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पाया जाता है, ना कि परफेक्ट कंपटीशन। वन साइडेड थ्योरी, क्योंकि सिर्फ सप्लाई को तो फिक्स ही मान लेती है। This theory is one-sided as it assumes supply of labor to be fixed and treats demand for laborers a- and treat demand for laborers or marginal revenue productivity as the exclusive factor of determining the वेज रेट। ये कहती है कि सप्लाई फिक्स रहेगी, ये जो डिमांड है या मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है सिर्फ इसी की वजह से वेजेस डिटरमिन किए जाते हैं। बट इन रियलिटी सप्लाई ऑफ लेबर इज नॉट फिक्स्ड। सप्लाई ऑफ लेबर फिक्स थोड़ी ना होती है। सप्लाई ऑफ लेबर इज ऑल्सो सप्लाई ऑफ लेबर ऑल्सो हैज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस। तो सप्लाई ऑफ लेबर की वजह से भी जो डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस होंगी, सप्लाई ऑफ लेबर फिक्स नहीं रहेगी। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं, जैसे प्रोफेसर हेंसन ने कहा था, कंसीडर्स दैट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एज मेयरली अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। कहते हैं ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन हाउ वेजेस आर डिटरमिन्ड इन रियल लाइफ। तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इससे कैसे पता लग जाएगा कि हम रियल लाइफ में वेजेस कैसे डिटरमिन करेंगे? अब आप खुद सोचो, ये थ्योरी कहती है तनख्वाह दो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, मगर जब भी आप कहीं नौकरी करने जाते हो तो आपको तनख्वाह तो पहले मिलती है ना, पहले ही बता देते हैं कि भाई आपकी इतना काम होगा तो इतनी तनख्वाह होगी। समझ गए बात? वो काम करवाने के बाद थोड़ी ना देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी थी तो आपको इतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट आता है डिफिकल्टी इन मेजरिंग द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को मेजर करना भी काफी डिफिकल्ट है। प्रोडक्शन ऑफ ईच कमोडिटी इज द आउटकम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब भी हम कुछ चीज प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें कई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ लेबर ही अकेला नहीं होता। इट इज देयरफॉर नॉट पॉसिबल टू मेजर हाउ मच ऑफ टोटल प्रोडक्शन हैज इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ लेबर, कि एक यूनिट ऑफ लेबर को चेंज करने से टोटल प्रोडक्शन में क्या फर्क पड़ता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मेजरमेंट ऑफ marginal productivity of any factor of production is not possible in real life। तो रियल लाइफ में एक ही फैक्टर को चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा, बाकी फैक्टर्स की बात ही नहीं करनी, ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है लेस एम्प्लॉयमेंट ऑन हायर वेजेस। अब ये कहता है कि ये डिमांड है ना, ये कहता था कि अगर तनख्वाह इतनी है तो इतने लेबर रखोगे, अगर तनख्वाह गिर गई तो आपकी लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है? इसको भी क्रिटिसाइज किया हुआ है कई इकोनॉमिस्ट्स ने। एज पर दिस थ्योरी इफ वेज रेट इज हाई a firm will employ lesser number of laborers. However, in real life, while employing the laborers, a firm does not take into consideration the wage rate alone. सिर्फ वेज रेट देख के ही जो है एम्प्लॉय नहीं करती लेबरर्स को। इट कीप्स सेवरल फैक्टर्स आल्सो सच एज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, कि वो कितना प्रॉफिट कमा के देगा, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, कि जो वो लेबरर प्रोडक्ट बना रहा है उसकी डिमांड क्या है, प्रोडक्शन विद इन द टाइम लिमिट, कि उसने विद इन द टाइम लिमिट में काम खत्म करना है या नहीं करना। इट इज देयरफॉर क्वाइट likely that
with the rise in wage rate, demand for labor may actually go up instead of going down. तो क्या पता शॉर्ट टर्म में उसे लेबर चाहिए और लेबर की तनख्वाह ज्यादा है और फिर भी उसे काम कराना पड़े। कभी कभी हम क्या करते हैं, हमें कोई इमरजेंसी में काम कराना पड़ता है तो हम डबल लेबर दे के भी करवा देते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा ना जो लेबर है डबल देनी पड़ रही है तो काम नहीं करवाना। समझ गए बात? नेक्स्ट आ जाता है, इट इग्नोर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर फैक्टर्स ऑन प्रोडक्टिविटी। ये सिर्फ कहता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो तनख्वाह उसी के हिसाब से दो। ये नहीं बताता कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्टिविटी को असर डालते हैं। द थ्योरी इग्नोर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर फैक्टर्स लाइक मशीन्स, एंटरप्रेन्योर्स, वर्किंग कंडीशन एटसेट्रा ऑन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। कई फैक्टर्स को इग्नोर करता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी किन फैक्टर्स से बढ़ाई जा सकती है। विद इन द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ दीज, उल्टा बोल गया मैं, विदाउट द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ दीज फैक्टर्स ऑन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैन नॉट बी मेजर्ड करेक्टली। अगर हमें इन फैक्टर्स के बारे में पता ही नहीं तो हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की स्टडी कैसे कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब गिवन टाइम की बात करती है, टाइम और सिचुएशन के चेंज होने से क्या होगा वो नहीं बताती। अकॉर्डिंग टू केन्स, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी होल्ड्स गुड अंडर स्टैटिक कंडीशंस ओनली, वेयर देयर इज नो चेंज। जो स्टेबल कंडीशन है, स्टैटिक कंडीशन है, वहीं पे ये थ्योरी कामयाब है। ठीक है ना? अगर मान लो कल को कोई ऐसी स्टडी करके आ गया लेबर जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई या कुछ हो गया, तो कैसे होगा? टाइम एंड सिचुएशन के चेंज होने से लेबर की स्किल्स जो चेंज हो रही हैं उसके बारे में कुछ नहीं बताया। व्हेन ट्रेड इज इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन, एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि जब भी ट्रेड हो रहा हो डिप्रेशन के टाइम पे, एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी इंक्रीज डिस्पाइट रिडक्शन इन द वेज रेट। तो उन्होंने कहा है डिप्रेशन के टाइम पे वेजेस गिर जाती हैं, फिर भी कम वेजेस पे एम्प्लॉयमेंट को नहीं बढ़ाया जा सकता। लाइकवाइज ड्यूरिंग बूम पीरियड, इन स्पाइट ऑफ राइज इन वेज रेट, एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट फॉल। तो जब बूम पीरियड आ रहा होता है तो फिर वेजेस काफी हाई चली जाती हैं, इनकम्स हाई होती हैं। इनकम हाई है तो लेबर की डिमांड कम होनी चाहिए, मगर लेबर की डिमांड बूम पीरियड पे कम नहीं होती। समझ गए बात? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक मैं कराऊंगा डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ वेजेस और मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस, जिसका हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा। टॉपिक का नाम है डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ वेजेस और मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस, और चैप्टर का नाम है वेजेस। ठीक है, शुरू करने से पहले बता दूं कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स, रिमुनरेशन मतलब तनख्वाहें जो भी मिलती हैं, वेजेस टू द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज डिटर्मिन्ड इन द सेम मैनर एज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिटर्मिन्ड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि रिमुनरेशन मतलब तनख्वाहें या फिर वेजेस उसी तरीके से फैक्टर्स की, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी जो तनख्वाहें हैं उसी हिसाब से जो है तय की जाती हैं, जैसे गुड की प्राइस तय की जाती है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी के हिसाब से तय की जाती है। वेजेस टेंड टू बी फिक्स्ड एट अ लेवल वेयर द डिमांड फॉर लेबर इक्वलाइजेस विद द सप्लाई। मतलब डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर बराबर होंगे। इफ डिमांड फॉर लेबर इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ लेबर, द वेजेस विल टेंड टू राइज सूनर और लेटर। आज नहीं तो कल अगर लेबर की डिमांड बढ़ गई, सप्लाई से ज्यादा होगी, तो तनख्वाहें बढ़ जाएंगी। दूसरी तरफ इफ सप्लाई ऑफ लेबर इज मोर देन डिमांड फॉर लेबर, द वेजेस विल टेंड टू फॉल। सप्लाई ज्यादा होगी लेबर की और डिमांड कम है, जैसे एशियन कंट्रीज में है तो तनख्वाहें कम है। वी कैन प्रिसाइज द स्टेटमेंट इन प्रिसाइज द स्टेटमेंट ऑफ मनी थ्योरी। मतलब इस थ्योरी को हम मतलब फॉलोइंग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं मनी के टर्म्स में। द इक्विलिब्रियम वेज रेट एंड द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर डिटर्मिन्ड बाय द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड फॉर लेबर कर्व एंड द सप्लाई ऑफ लेबर कर्व। सिंपल वर्ड्स में, जहां लेबर की डिमांड एंड लेबर की सप्लाई बराबर होगी वो इक्विलिब्रियम होगा। अब लेबर की डिमांड और लेबर की सप्लाई को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट हेडिंग आ जाती है हमारी डिमांड फॉर लेबर, जिसको मैंने डीएल लिया हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इन फैक्टर मार्केट, फैक्टर मार्केट कौन सी होती है? जहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खरीदे और बेचे जाते हैं। इन फैक्टर मार्केट डिमांड फॉर लेबर इज मेड बाय प्रोड्यूसर्स और एंटरप्रेन्योर्स। मतलब लेबर की डिमांड कौन करता है? प्रोड्यूसर्स या एंटरप्रेन्योर्स जो है वो लेबर की डिमांड करते हैं। ठीक है, लेबर इज डिमांडेड बिकॉज लेबरर्स हेल्प इन प्रोडक्शन। लेबर की डिमांड क्यों होती है? क्योंकि लेबरर के थ्रू ही तो प्रोडक्शन करवानी है। Demand for laborers depend upon the demand for those goods and services which they help to produce. जो लेबर की डिमांड है वो डिपेंड करती है कि जो लेबर गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा उसकी कितनी डिमांड है। ठीक है, डिमांड फॉर लेबर refers to that number of laborers
which the producer are willing to employ at a given rate of wages. लेबर की डिमांड का मतलब है कि एक पर्टिकुलर वेज रेट पे प्रोड्यूसर कितने लेबर से काम करवाना चाहता है, कितने लेबर की डिमांड करता है। मतलब हर एक लेबर की डिमांड विद रिस्पेक्ट टू वेज रेट ही होती है कि कौन सा जो प्रोड्यूसर है वो कितने लेबरर्स को एक पर्टिकुलर वेज रेट पे नौकरी देने के लिए विलिंग है, उसे डिमांड फॉर लेबर कहा जाता है। नो एम्प्लॉयर वुड लाइक टू पे अ लेबरर मोर देन हिज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। कोई भी लेबरर किसी भी मतलब अ, उल्टा बोल गया मैं, कोई भी एम्प्लॉयर अपने लेबरर को जिसको वो जॉब पे रखता है उसको उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी से ज्यादा जो है तनख्वाह नहीं देगा। दस, सो फार एज डिमांड इज कंसर्न्ड, मैक्सिमम वेज ऑफ द लेबरर विल बी इक्वल टू हिज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मतलब ज्यादा से ज्यादा उसको तनख्वाह कितनी मिल सकती है, जितनी उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। डिमांड फॉर लेबर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। लेबर की डिमांड किस चीज पे डिपेंड करती है? फॉलोइंग फैक्टर्स पे। नंबर वन, डिमांड फॉर कमोडिटीज। अगर कमोडिटीज की डिमांड ज्यादा है, जो लेबरर बनाता है, तभी तो उस लेबरर की डिमांड हाई होगी, ठीक है ना। डिमांड फॉर लेबरर डिपेंड्स अपॉन द डिमांड फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय देम। अगर जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज्यादा है, जो लेबरर्स बनाते हैं, तभी तो लेबरर्स की डिमांड होगी ना। इफ डिमांड फॉर दोज गुड्स इज लेस, देन देयर विल बी लेस डिमांड फॉर द लेबर, एंड इफ द डिमांड फॉर गुड्स इज मोर, देन देयर विल बी मोर डिमांड फॉर द लेबर ऑल्सो। जो लेबर गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, अगर उसकी डिमांड कम है तो लेबर्स की डिमांड कम होगी। अगर उनकी जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं उनकी डिमांड हाई है, तो ऑब्वियसली लेबर की डिमांड भी हाई ही रहेगी। सेकंड, प्राइस ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्या कीमत है? अब आप दिमाग से सोचो, जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं कई फैक्टर से करते हैं ना। अगर बाकी फैक्टर्स सस्ते पड़ रहे हैं और उनके सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है, तो आप लेबरर को ज्यादा तनख्वाह देने के बजाय बाकियों को सस्ते में लेके काम सारना चाहोगे अपना। समझ गए बात? Demand for labor is influenced by the price of other factors and the possibility of substitution of labor। कि बाकी फैक्टर्स का प्राइस क्या है और सब्स्टिट्यूशन की कितनी मतलब पॉसिबिलिटी है। If other factors are more expensive than the labor, then there will be more demand for labor in place of expense such expensive other factors। अगर लेबर सस्ती पड़ती है और बाकी सारे फैक्टर्स महंगे पड़ रहे हैं, तो लेबरर की डिमांड ज्यादा हो जाएगी और बाकी फैक्टर्स की कम हो जाएगी। If other factors are cheaper than the laborer या labor, then there will be less demand for the later and more for other factors। अगर other factors सस्ते हैं तो उन्हीं की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, लेबर की डिमांड कम हो जाएगी। Due to change in technological conditions and more use of machinery in place of labor, demand for labor may considerably fall। सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी सस्ती होती जा रही है और लेबर महंगी होती जा रही है, तो लेबर की डिमांड कंसिडरेबली गिरती जा रही है। इसीलिए तो जो लेबर की डिमांड कर्व है वो नेगेटिव स्लोप की हो रही है कि इतनी तनख्वाह पे इतनी डिमांड है, अगर तनख्वाह गिरेगी तो डिमांड ज्यादा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। समझ की बात? तो मतलब कम तनख्वाह पे ही लेबर को ज्यादा डिमांड करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स और प्रोड्यूसर्स तैयार रहते हैं। ऑन द अदर हैंड, इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी मे स्टिमुलेट डिमांड फॉर लेबर। अगर इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो लेबर की डिमांड भी बढ़ेगी। डिमांड फॉर लेबर, जो मैंने डीएल लिखा हुआ है, डिपेंड्स अपॉन इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। और ये सबको पता है कि लेबर की डिमांड उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करती है, जैसे कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी भी कहती है। मोर यूज ऑफ लेबर लीड्स टू डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ज्यादा लेबर का इस्तेमाल करेंगे तो लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो डिमिनिश कर जाएगी, ठीक है। अकॉर्डिंगली मोर लेबर विल बी डिमांडेड व्हेन वेज रेट इज लो एंड लेस लेबर विल बी डिमांडेड व्हेन वेज रेट इज हाई। तो जब भी वेज रेट हाई है लेबर की डिमांड कम हो जाएगी, जब भी वेज रेट कम है लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी। ये बात याद रखना। बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट द डिमांड कर्व फॉर लेबर इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, which means that more laborers are demanded at lower wages and vice versa। तो अभी जो मैं चीज बता रहा था वही इंग्लिश में एक्सप्लेन की हुई है। तो ये तो था डिमांड फॉर लेबर का पार्ट। नेक्स्ट आ जाता है सप्लाई ऑफ लेबर का पार्ट। सप्लाई ऑफ लेबर में कौन कौन सी चीजें आती हैं? सप्लाई ऑफ लेबर मीन्स द नंबर ऑफ लेबरर्स डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब हु आर विलिंगली ऑफर देयर सर्विसेज एट अ डिफरेंट वेज रेट्स। नंबर ऑफ वर्कर्स जो काम कर रहे हैं विलिंग भी हैं और डिफरेंट वेज रेट्स पे कितना काम करने को तैयार हैं। दूसरा, द नंबर ऑफ आवर्स और डेज दैट ईच लेबरर इज प्रिपेयर्ड टू वर्क एट अ डिफरेंट वेज रेट्स। तो हमने यहाँ पे ले लिया विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, यहाँ पे ले लिया विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी ऑफ वर्कर। बी पॉइंट हमें बताता है विद रिस्पेक्ट टू आवर्स ऑफ वर्क, ठीक है। तो दोनों को हम लेबर सप्लाई के तौर पे ले सकते हैं क्योंकि वो विद रिस्पेक्ट टू वेज रेट ही है। दस, सप्लाई ऑफ लेबर रेफर्स टू द नंबर ऑफ डेज और आवर्स फॉर विच
a particular type of worker is willing to work at different wage rate. तो सप्लाई क्या है कि एक पर्टिकुलर वेज रेट पे कितने बंदे आके क्वांटिटेटिवली या फिर कितने आवर्स काम करने को तैयार हैं. नॉर्मली देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई ऑफ लेबर एंड वेज रेट. नॉर्मली सप्लाई ऑफ लेबर और वेज रेट में डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब कि पॉजिटिव रिलेशन है. समझ के बात. जैसे जैसे वेजेस बढ़ेंगी लेबर की सप्लाई बढ़ जाएगी. इट मीन्स दैट एट हाई रेट्स ऑफ वेज सप्लाई ऑफ लेबर इज लार्ज एंड वाइस वर्सा. मतलब अगर वेजेस कम होगी तो लेबर की सप्लाई कम. Each laborer, by selling his labor, would like to earn at least that much of income which enables him to maintain his minimum standard of living. हर एक लेबरर चाहता है कि कम से कम उसको काम करके उतनी तनख्वाह तो मिले कि उसको रोटी कपड़ा मकान की टेंशन ना हो, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो जी पाए. इन दिस वे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ लेबरर डिटर्मिन्स द मिनिमम लिमिट ऑफ देयर वेज रेट. तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी जो उनकी मिनिमम वेज रेट है उसको असर डालती है. Supply of labor depends upon economic, non-economic and psychological factors. अब ये क्या होते हैं? Economic factors influencing the supply of labor are existing employment कि अभी वो कहाँ काम कर रहा है, और desire to increase monetary income कि उसकी कितनी desire है कि वो अपनी तनख्वाह को बढ़ाना चाहता है. Bargaining power क्या है laborers की, size of population क्या है, और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इनइक्वालिटीज हैं या इक्वालिटीज हैं. ये सारी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो सप्लाई ऑफ लेबर को असर डालते हैं. नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या क्या आ जाते हैं? डोमेस्टिक एनवायरनमेंट कैसा है, फैमिली में लव एंड अफेक्शन कैसा है, सोशल कंडीशन एंड रिलीजियस व्यूज या एजुकेशन कैसी हैं. ये नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो सप्लाई ऑफ लेबर को असर डालती हैं. और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं जो लेबर सप्लाई को असर डालती हैं. क्यों? एज टू हाउ मच ऑफ हिज टाइम ही शुड डिवोट टू वर्क एंड हाउ मच टू लेजर. कि कितना टाइम उसने काम करना है और कितना टाइम उसने लेजर एक्टिविटी या ऐश करनी है या फिर थोड़ा रेस्ट करना है. ये भी डिपेंड करता है उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे. ठीक है. तो अब ये जो पूरी की पूरी लेबर सप्लाई है, नॉर्मली लेबर सप्लाई कर्व इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. नॉर्मली तो लेबर सप्लाई कर्व ऐसी होती है. ठीक है. बट मतलब ऐसी होती है ना, लेफ्ट से राइट पे जा रही है, अपवर्ड स्लोपिंग. बट ऑन अकाउंट ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स द सप्लाई ऑफ लेबर कर्व इज बैकवर्ड स्लोपिंग. तो अगर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो इस वजह से जो लेबर सप्लाई कर्व है वो बैकवर्ड बेंडिंग भी हो सकती है. बैकवर्ड बेंडिंग का मतलब है शुरू में बढ़ रही है, बाद में गिर रही है. अब बैकवर्ड बेंडिंग कैसे होती है और इसमें क्या क्या होता है, इसका मैंने डायग्राम बनाया हुआ है और इसमें मैं आपको प्रॉपरली डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा. ठीक है. इट इज ऑल्सो बिकॉज द वेजेस इट इज सो बिकॉज एज वेजेस एक्सीड अ पर्टिकुलर लिमिट द लेबरर बिगिंस टू प्रेफर लेजर टू वर्क. सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूँ. ठीक है. पहले डायग्राम समझा देता हूँ फिर पढ़ लूंगा. सबसे पहले मान लो इतनी तनख्वाह है, इतना लेबर करने को तैयार हूँ. ठीक है. किसी बच्चे ने मुझे कहा कि सर आपको फीस इतनी दे दूंगा तो आप मुझे ज्यादा घंटे पढ़ा दो, मैंने इतनी दे दी. अगर किसी ने कहा मैं और ज्यादा फीस दे दूंगा आप मुझे पढ़ा दो, मैंने लेबर और ज्यादा बढ़ा दी. नीचे नीचे क्वांटिटी ऑफ लेबर है. ठीक है. मगर अगर एक लेवल से ऊपर मेरे को कोई तनख्वाह देने लग जाएगा कि भाई मैं ज्यादा तनख्वाह देने को तैयार हूँ तो मैं काम कम कर दूंगा, और ज्यादा तनख्वाह देगा तो मैं काम और कम कर दूंगा. क्यों? तो इसीलिए तो जो और ज्यादा अमीर होते हैं वो लेजर पे ज्यादा टाइम खर्च करते हैं और लेबर पे कम. तो जैसे जैसे मेरी तनख्वाह बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे तनख्वाह बढ़ती जाएगी मैं पहले से कम काम करूंगा. यहाँ पे मैंने कम काम किया ना, तनख्वाह बढ़ गई. तो समझ के बात. तो ये थ्योरी कहती है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से जो है बंदा पहले से कम काम करना शुरू कर देता है. ठीक है. और मतलब लेजर को ज्यादा प्रेफरेंस देना शुरू कर देता है. इसमें कौन से फैक्टर्स हैं? इसमें भी दो इफेक्ट हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट, वो भी डिस्कस करेंगे. इट मीन्स दैट एट हायर वेज रेट supply of labor begins to diminish and the supply of labor has a tendency to slope backward. अगर इस लेवल से ज्यादा तनख्वाह मिलने लगी तो ये जो लेबर सप्लाई कर्व है ये बैकवर्ड हो जाएगी. बैकवर्ड का मतलब इससे कम लेबर करने लग गया ना. अब मैं समझ के बात. चेंज ऑफ वेज अफेक्ट्स द सप्लाई ऑफ लेबर इन टू वेज. जब भी वेजेस में चेंज आता है तो लेबर सप्लाई में दो तरीके का असर आता है. एक तो है सब्स्टिट्यूशन फैक्ट. ठीक है. सब्स्टिट्यूशन फैक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, ये वाला कि जैसे जैसे तनख्वाह बढ़ेगी मैं काम पहले से ज्यादा ज्यादा करूंगा. समझ के बात. तो increase in the wage rate will stimulate the labor to work more. As such, he will devote himself to work rather than leisure. तो सब्स्टिट्यूशन फैक्ट कहता है कि जैसे जैसे तनख्वाह बढ़ेगी वैसे वैसे वो काम ज्यादा करेगा. ठीक है. तो वो लेजर को प्रेफरेंस नहीं देगा, वर्क को प्रेफरेंस देगा. ही विल सब्स्टिट्यूट वर्क आवर्स फॉर लेजर आवर्स. लेजर आवर्स को छोड़ के वर्क आवर्स को सब्स्टिट्यूट कर लेगा, मतलब काम डबल कर लेगा कि और तनख्वाह कमाऊं. Thus, because of the substitution effect, rise in wage rate leads to increased supply of laborers. Substitution effect is positive. तो substitution effect क्या होता है? पॉजिटिव. तनख्वाह के बढ़ने से जो लेबरर है वो सोचता है मैं और कड़ी मेहनत करूं
ताकि मैं और तनख्वाह कमा पाऊँ। अब आ जाता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट इसके बाद काम करता है कि अगर इससे ज़्यादा तनख्वाह बढ़ी तो लेबरर पहले से जो काम कम करेंगे क्योंकि वो लेजर को फोकस करेंगे और वर्क को कम करेंगे। राइज इन वेज रेट राइज इन वेज रेट मीन्स बेटर इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द लेबरर। तो जितनी ज़्यादा तनख्वाह होगी उतनी उसकी इकोनॉमिक कंडीशन लेबरर की अच्छी होगी। ही नाउ प्रेफर्स लेजर टू वर्क। अब उसको क्या चाहिए? लेजर चाहिए, वर्क कम करेगा वो। दस इनकम इफेक्ट डिस्करेजेस वर्क डिस्करेजेस वर्क एंड एनकरेजेस लेजर। तो इनकम इफेक्ट क्या करता है? वर्क को डिस्करेज करता है और लेजर को एनकरेज करता है। इनकम इफेक्ट इज देयरफॉर नेगेटिव, क्योंकि जितना ज़्यादा इनकम इफेक्ट ये कहता है इनकम बढ़ती रहेगी तो बंदे ऐश ज़्यादा करेंगे, मौज मस्ती ज़्यादा करेंगे और काम कम करेंगे। इसीलिए जो भी हमारे घर में काम करने वालियाँ होती हैं या कुछ होता है, लोग कहते हैं यार अगर इनकी तनख्वाह बढ़ा दी तो ये बहुत ज़्यादा वो करने लग जाएँगे। अब मैं नहीं कहता तनख्वाह बढ़ाओ, कम करो, मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, मैं लोगों के व्यूज़ की बात कर रहा हूँ। इट मे बी सेड दैट इंक्रीज़ इन वेज रेट हैज़ टू कॉन्ट्राडिक्टरी इफेक्ट्स। इसलिए कहते हैं कि टू कॉन्ट्राडिक्टरी इफेक्ट्स हैं। ऑन द वन हैंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से क्या होगा? इट रेज़ेस या इंक्रीज़ेस द एम्प्लॉयमेंट, व्हाइल ऑन द अदर हैंड इनकम इफेक्ट डिक्रीज़ेस इट। तो इनकम इफेक्ट क्या करता है? उसके सर पे नशा चढ़ा देता है कि अब लेजर करेंगे और वर्क कम करेंगे। टू बिगिन विद सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, शुरुआत में जब हम शुरू करते हैं, substitution effect is more powerful than the income effect. As such, increase in the wage leads to increase in the supply of labor. But after a point, income effect becomes more powerful and causes decrease in labor supply. फिर क्या होता है? Labor supply becomes backward bending. तो शुरू में क्या हुआ? Substitution effect, बाद में क्या हुआ? Income effect. समझ गए ना बात? फिर इसके बाद हम हेडिंग बनाते हैं वेज डिटर्मिनेशन की। फिर आप कहोगे कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन वेजेस आर डिटरमिन्ड एट अ लेवल वेयर डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर आर इक्वल ऑफ फॉर द फॉरेन इंडस्ट्री। तो आपने डिमांड कब बनाई, सप्लाई कब बनाई, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम वेज रेट होगी। तो आप इसके नीचे 2-4 लाइनें और लिख सकते हैं कि OWE इज द इक्विलिब्रियम वेज रेट एंड OLE is the equilibrium quantity of labor. So wages are determined by the demand and supply according to this theory. बड़ी सिंपल सी थ्योरी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा बायलैटरल मोनोपोली एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।